नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी ख़त्म करी जा रही है और 6 की हमने ख़त्म कर चुकी है। 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो आ चुका है और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक, यानी जो शहर दिल्ली है वो 12वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान। समझेंगे आज ये चैप्टर। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी तैयारी अच्छी बनाना चाहते हैं तो। ठीक, इसलिए ध्यान से जितने भी जिस तरह से इसको डिस्कस कराया था उसको सुने और साथ ही साथ ये भी ध्यान दिए रहें कि जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो करना जरूरी है। ठीक, चलो तो शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम क्या है? दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक, चैप्टर 2 में आपने देखा, आपको बताया भी कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, और ये एक सवाल पूछ रहा है कि अध्याय 2 में यानी चैप्टर 2 में क्या किसी ऐसे राज्य का जिक्र है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? ये प्रश्न है। क्या चैप्टर 2 जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखिए क्या किसी ऐसे राज्य का भी वर्णन किया गया है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह ये है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, यानी इसके पहले तक आप दिल्ली शहर सुन ही नहीं रहे हैं। राजधानी रही है लेकिन दिल्ली नहीं है किसी भी राज्य की राजधानी। क्यों? क्योंकि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर ही कब बनता है? 12वीं शताब्दी में। और आप फिर जानते हैं यहाँ से फिर जो दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना है तो फिर महत्वपूर्ण ही रहा है आज तक, क्योंकि आज भी हमारे देश की राजधानी क्या है जान ही रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। तालिका 1 पे नजर डालना है। चलो पहले तालिका 1 पे नजर डाला जाए। ये बनी है तालिका 1 और तालिका 1 में दिल्ली के शासक देखो, राजपूत वंश में तोमर। ठीक, तोमर शासक ये आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक, जिसमें से अनंगपाल ये 1130 से 1145 तक रहे हैं। और चौहान में पृथ्वीराज चौहानों ने 1165 से 1192 तक शासन किया है, जिसमें से अकेले पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक शासन किया। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक, ये आगे बढ़ो, ये सब दिल्ली पे राज करने वाले शासक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, जहां से आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1210 से 1236। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। फिर और कौन कौन से वंश है? ये देखिए सारा दिल्ली सल्तनत का वंश लिखा हुआ है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, जिसमें से जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। और आगे बढ़ा जाए। फिर उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला, जिसमें महत्वपूर्ण खिज्र खान ही है 1414 से 1451 तक। और लोदी वंश में बहलोल लोदी 1451 से 1489 चला तो है 1526 तक। अंतिम शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। ठीक, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही बता देना है। पानीपत का युद्ध हुआ था किसके साथ? बाबर के साथ हुआ था। ठीक, तो ये आखिरी, और ये सारे शासक जितने शासक आपने देखे, ये देखो ये सब किस पे राज कर रहे हैं? सब दिल्ली पे राज कर रहे हैं। ठीक, ये सारे दिल्ली के शासक हैं। चलो तालिका 1 पे हम लोगों ने नजर डाली। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? अभी आपको बताए है ना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को
अजमेर के चौहानों, जिनको चाहमान नाम से भी जाना जाता है, चौहानों को चाहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने परास्त किया और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। ठीक, ये देखिए 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। ठीक, जैसे फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद, ठीक, दिल्ली ये कोहना, ये देखो ये कुतुब मीनार है यहाँ पे, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, जहांपना, सीरी, हौज खास, ये सब प्रमुख प्रमुख शहर हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी में। 1206 से लेके 1526 तक पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है आपका, जिसमें 5 वंश ने शासन किया है। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पे फिर से नजर डालना है और उन 5 वंशों की पहचान करनी है जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। तो आइए आपको बताएं, अभी बता ही रहे थे, फिर से एक बार, दिल्ली सल्तनत का कौन कौन है? ये देखिए यहां से, ये रहा आपका, ये गुलाम वंश है, ये है गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश, फिर उसके बाद ये खिलजी वंश लिखा हुआ है, फिर ये तुगलक वंश, और आगे बढ़े, फिर ये सैयद वंश और ये लोदी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 शासक हैं, 5 वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। ठीक, इन्हीं को लेके दिल्ली सल्तनत बनी। और आज जिन इलाके को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे, जैसे दिल्ली कोहना, सीरी और जहांपना। ये दिल्ली कोहना ये बना हुआ है, जहांपना, सीरी, ये सारा भी, ये सब इन्हीं सुल्तानों ने बसाया था। ठीक, सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है। ठीक, तारीख का बहुवचन क्या होता है? तवारीख, जान लीजिए, तारीख का बहुवचन तवारीख। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, यानी इस समय जो भाषा थी वो फारसी थी और इन सुल्तानों के समय में इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया था। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तारीख, इतिहास को क्या कहा जाता था? तवारीख, यानी बहुवचन, जिसमें हिस्ट्री लिखी जा रही है। और ये होता कौन था? सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि, दरबारी होते थे। ये सब मतलब वेल ट्रेन्ड पर्सन होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, यानी इंटेलिजेंट पर्सन होते थे। ठीक है, न्याय चक्र क्या होता था? 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से। बात समझ आ रही है? मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। कितनी अच्छी बात लिखी गई है जो आज भी फॉलो होनी चाहिए। ठीक, राजा किसके बिना नहीं चल सकता है? सेना के बिना नहीं चल सकता। सेना वेतन के बिना नहीं रह सकती। वेतन किससे आएगा? जो किसान कर देंगे। किसान कर कब देंगे? जब उनकी फसल अच्छी होगी, जब वो खुशहाल और समृद्ध होंगे। वो खुशहाल और समृद्ध कब होंगे? जब प्रशासन में अच्छे ईमानदार व्यक्ति शासन प्रशासन करेंगे। ये सारी कड़ी एक दूसरे से लिंकअप है, जो अभी भी यही बात है अगर वो, लेकिन अब देखिए कहाँ फॉलो हो रहा है। ये न्याय चक्र है। ठीक, इसी को न्याय चक्र कहा जाता है। और अब देखिए, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? ये शब्द जो न्याय चक्र लिखा है, क्या ये मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड है समझा सके जो राजा और प्रशासन के बीच के संबंध को? वो तो आपके ऊपर है, लेकिन बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। कुछ बातें और ध्यान में रखना है।
नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। बात समझ आ रही है? ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। दो वर्ग, एक जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद, इन दो व्यवस्थाओं के आधार पर आदर्श समाज बनाने की सलाह दिया करते थे राजाओं को। कौन? जो तवारीख के लेखक होते थे। अब जन्म सिद्ध अधिकार माने क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई अच्छे धनी कुलीन वर्ग में पैदा हो जाए, तो अब उस घर में पैदा हो गया, सिर्फ इस नाते से उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि शासन में वो सत्ता संभालेगा या शासन करने का अधिकार उसको विरासत में मिला है। दूसरा शब्द लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। ठीक, आप बात समझ रहे हैं कि पुरुष की शारीरिक संरचना और स्त्री की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है ना। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है महिलाओं और पुरुषों का, सिर्फ इसी अंतर के कारण पुरुष, पता नहीं क्यों ये माना जाता था, इवन आज भी माना जाता है, मतलब सारे केसों में नहीं लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं श्रेष्ठ होते हैं पुरुष। तो ये दोनों बात रहे, यानी जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर, और उस आदर्श व्यवस्था को, आदर्श सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, ये आदर्श समाज व्यवस्था थी जो कहीं से भी आदर्श नहीं थी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। अब देखो ये लिंग भेद वाले उसको एकदम खत्म करती हुई। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था समाज उनको। ठीक, मिन्हाज-ए-सिराज खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। वो उस समय के इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज खुद ही कह रहे हैं कि ये सही है कि रजिया सुल्तान अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी, लेकिन पता नहीं क्यों रानी के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। सोचिए, और 1240 में उसको हटा दिया गया गद्दी से। और यहाँ पे एक प्रश्न कि भारत की पहली महिला शासिका या पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके साथ ही आखिरी महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। देखो, रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार और अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाया है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के नीचे बैठाया है, ये इनका मानना था, मेरा नहीं। तो उस हिसाब से ये आदर्श व्यवस्था की नेचर के लॉ के अगेंस्ट जा रहा था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? चूंकि सारी खूबियां थी उसमें, बहुत सारी खूबियां थी, सारे भाइयों से इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन मर्दों की सूची में उसका ब्यौरा नहीं आ रहा था, आ तो रही थी औरतों में। इसलिए इतना खूबी होने के बावजूद हासिल क्या करी, ये मिन्हाज-उस-सिराज का कहना है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया, अंकित माने लिखवाया, कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, ठीक, 1262 से 1289 तक, रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ठीक, बात समझ रहे हैं? जो रुद्रमा देवी थी काकतीय वंश की शासिका, उन्होंने अपने सिक्कों पे अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा लिया था और ये भ्रम पैदा किया कि हम पुरुष हैं। लेकिन रजिया सुल्तान ये सब नहीं करी, उसने अपने सिक्के पे यही लिखवाया कि हम इल्तुतमिश की बेटी हैं, पुरुष वाला नाम नहीं लिखाया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उस समय के शासक के हिसाब से समझिए 980 से 1003 तक शासन करी है।
उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक, अभी भी आप देखते हैं ना कई लोग कहते हैं दिद्दा, अपनी दीदी को दिद्दा कहते हैं, तो वही मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त करना है। आपको देखना है कि आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? सोचिए, हो सकता है लिखने को आ जाए मेंस में यही प्रश्न। ये एक यक्ष प्रश्न है, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के बाद मतलब एक ही महिला प्रधानमंत्री आज तक हो चुकी है, वो है मतलब इंदिरा गांधी जी। और अभी भी महिलाओं का किसी महत्वपूर्ण पद पे शासन करना पता नहीं क्यों पुरुष समाज को खलता क्यों है? आपको क्या लगता है कि स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? इवन मेरा प्रश्न कि स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों है? सोचिए। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ठीक, जैसे इल्तुतमिश जैसे जो लोग थे वो ये क्या करते थे, सामंत या जमींदारों को नहीं रखते थे, जो उनके अपने जो विशेष गुलाम होते थे, ठीक, जो उनके विशेष गुलाम होते थे उनको नियुक्त करना उनको ज्यादा पसंद आता था। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और यही से शब्द निकल के आया है बंदगी। सुना ही नहीं सुना? इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। क्योंकि गुलाम मालिक पर अपने पूरी तरह से निर्भर रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे, इसीलिए सुल्तान लोग उन पे विश्वास कर सकते थे। ठीक है, बेटों से बढ़कर गुलाम। बाप रे, जो गुलाम होते थे वो बेटों से भी बढ़ के होते थे, अपने पुत्र से ज्यादा उनको तवज्जो मिलती थी गुलामों को। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? ये खुद लिखिए, क्या कारण रहा होगा कि बेटों को मतलब गुलामों को बेटों से ज्यादा बढ़ के माना जा रहा है? कोई कारण समझ में आ रहा है? सोचिए और बताइए। आश्रित माने होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, किसी पे डिपेंड हो, उसको आश्रित बोलते हैं। ठीक, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित अभी बताया निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्यों राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी? क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद दिए जा रहे हैं। ठीक, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। समझ रहे हैं? जैसे इल्तुतमिश अगर ऐबक का गुलाम है तो ऐबक के प्रति वफादार है, लेकिन जो ऐबक के उत्तराधिकारी आएंगे उनके प्रति अब वफादार नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ऑब्वियस सी बात थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण, क्यों? क्योंकि निचले वर्ग को संरक्षण दिया गया, इसी कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। बाप रे, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है, उच्च वर्ग में पैदा हुए, कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं, तो मेरा तो शासन करना जन्म सिद्ध अधिकार है। निम्न वर्ग को मौका दे दिया, धक्का तो लगना ही था। और फारसी तवारीख के लेखकों, तवारीख समझ रहे हैं? तारीख का बहुवचन है और तारीख यानी इतिहास। लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। यानी जितने लोगों ने तवारीख लिखा है उन्होंने इस बात की आलोचना भी करी है
कि नीचे लोगों को ऊपर बैठा दिया। ठीक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, ये शराब बनाने और बेचने वाले होते थे, और फिरोज हजाम नामक नाई, कलाल किसको बोलते हैं, जो शराब बनाते और बेचने का काम करते हैं, यानी ये मोहम्मद तुगलक के बारे में बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अजीज खुमार नाम का कलाल था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची, यानी एक कलाल को, एक नाई को, एक बावर्ची को और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। अब आप सोचिए, आपके ख्याल से जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों करी थी, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक, जो इतिहास में बैल शासक कहा जाता है, ये आप एक चीज आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जिसको बैल कहा ही जा रहा हो बैल हो। ठीक है, उस समय की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी थी ये तय करती हैं। आप सोचिए, जियाउद्दीन बर्नी ने आलोचना क्यों की थी। ये सारी जो नियुक्ति करी उसने, एक कलाल की, एक नाई की, एक बावर्ची की, एक माली की नियुक्ति करी। जियाउद्दीन बर्नी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक विवेक का नाश है और शासन करने की अक्षमता है, वो सक्षम नहीं है शासन करने में। बाकी आप सोचिए और बताइए। देखो, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। जो इक्तादार होते थे उनको भूमि दी जाती थी और उससे वो राजस्व की वसूली करते थे और फिर उससे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले और जिससे बाद में और उसका बाद में स्थानांतरण कर दिया जाए। अगर किसी को इक्ता मिल रहा है तो पहली बात तो वंशानुगत ना हो, दूसरी बात कुछ समय के लिए मिले, समय समय पे स्थानांतरण कर दिया जाए जिससे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्यों द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। बात समझ आ रही है? बड़ी आसान सी बात लिखी हुई है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। जो भू राजस्व का जो निर्धारण होता था, वसूली का जो काम करता था, वो राज्य अपने अंडर में ले लिया। ठीक, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। एक तो जो कर लगाने का राइट था वो अधिकार छीन लिया गया, दूसरे आप कर दीजिए इसके लिए भी बाउंड किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन? कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। देखो, मवेशियों पर तथा घरों पर,
ये 3 तरह के कर है और ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत ही बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। बेसिकली बात लिखी हुई है कि भले से आप देखिए दिल्ली सल्तनत एक बड़ा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन अभी भी जो सुदूर प्रांत हैं आधे ज़्यादा हिस्सा बाहर ही है दिल्ली सल्तनत के एरिया से, उसकी सीमा रेखा से। जैसे सुदूर बंगाल प्रांत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, यहाँ सब जाके जोर जबरदस्ती जीत तो ले रहे हैं, लेकिन चट्टे से वो लोग अलग भी हो जा रहे हैं। ठीक, ज्यादा दिन तक वो लोग शासन उस पर नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए इधर कुछ करों के बारे में लिखा हुआ है, वो कर आप देख लीजिए। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए। खराज कैसा कर होता था जो किसानों को देना पड़ता था। खुम्स कर था युद्ध में लूटे गए माल पर। ये प्रश्न पूछता है ऐसे डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर होता था खुम्स। इस धन का 1/5 सुल्तान का और 4/5 सैनिकों का होता था। जकात किस पे लगता था? ये एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका प्रारंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जकात वसूला जाता था। और जजिया के बारे में जान ही रहे हैं, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जिन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ ही होती थी। ठीक है, ये देखिए, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया है। ये सब लिया कहां से है? UND 1959 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, किताब महल प्रकाशन इलाहाबाद। अब आपका प्रश्न है कि जजिया कर को सबसे पहली बार किसने लगाया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अब सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्ने बतूता। प्रश्न यहां से बना, इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। इसने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। बांस आपने देखा है ना, इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। ये सब इब्ने बतूता लिख रहे हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता है। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बासों को काट डालती हैं। ठीक, ये अच्छा व्यवस्था का वर्णन है, देख रहे हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। इन पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। ये एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं आप दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का। अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी हो गई थी, तालिका 1 को फिर से देखना है और आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज रहा। ठीक है, बताया ये भी आपको। तब तक
जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने 1540 से 1545 के बीच शासन किया। इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था शेरशाह सूरी ने, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी। इसलिए हुमायूं का कार्यकाल दो भाग में दिखता है, एक 1530 से 1540 और दूसरा 1555 से 1556, क्योंकि 1540 से 1555 तक सूरवंश का शासक चला है, ठीक, जिसमें से 1540 से 45 शेरशाह सूरी ने शासन किया था, हुमायूं तक को भगा दिया था, ठीक। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 साल 40 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाया था। शेरशाह सूरी के प्रशासन ने जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था उसी को कुछ कुछ अपनाया था, ठीक। और चूंकि अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था वैसे भी अच्छी थी और इस तरीके को अपनाकर उसने और भी अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनवा दिया था। महान सम्राट अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605 तक। इन्होंने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। शेरशाह सूरी ने कई सारी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी से उठाई थी और आगे आने वाले मुगल सम्राट अकबर ने अपनी तमाम सारी व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी के प्रशासन से सीधे सीधे उठा ली थी, ठीक। जो अच्छी चीज होती है वो किसी से भी सीखी जा सकती है। कल्पना करिए आप कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक ऐसे किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप, ठीक, बताइए। क्वेश्चन क्या क्या है? दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? प्रशासन की? अरबी, फारसी, हिंदी, नेपाली, गुजराती, क्या भाषा थी? बताना है आपको। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? पढ़ के क्या लगा आपको? और इब्ने बतूता किस देश से भारत में आया था? और आपको से बताया ही, वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सब अभ्यास प्रश्न करने बहुत जरूरी है। दूसरा, न्याय चक्र भी आपको बताया ना। इसके अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? सेनापति क्यों किसानों के हित का ध्यान रखते? क्योंकि ये पूरा सर्कल था, अभी आपको समझाया था। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन यहाँ से सीधे कई बार उठा लिए जाते हैं मेंस में, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हल्के में ना लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट, बिना किसी लाग लपेट के। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? मुक्ति कौन होता था? जिसको इक्तदार कहते थे, जिसको इक्ता मिलता था। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? अब देखो, ये सब बुद्धि से ही आएगा, ये नहीं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। तीसरा कब हुआ? ये सब बकवास जो है इस तरह से नहीं पूछता है। अब एग्जाम आपसे बुद्धि की डिमांड करता है, पढ़िए, सोचिए, डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं मिलेगा, सोच के लिखना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक। और इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन क्या है? क्या आपकी समझ में जो तवारीख के लेखक हैं आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? देते तो नहीं है, लिखना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? यक्ष प्रश्न, सोचिए और लिखिए तमाम सारे उदाहरण देखिए कि आज महिला नेताओं को क्या आसानी से स्वीकार किया जाता है अगर मध्य सदी में रजिया सुल्तान को नहीं स्वीकार किया गया? सोचिए भाई। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? बताओ भाई, जंगल तो आज भी काटे जा रहे हैं ना, आज किस कारण से काटे जा रहे हैं? सोचिए। और आखिरी प्रश्न,
पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो। इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन करें और उनकी रेखा चित्र बनाएंगे। तो बच्चों के लिए है, लेकिन और सारे प्रश्न आप जरूर, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में, थोड़ा फेरबदल के साथ कभी कभी डायरेक्ट। तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।